एलविश यादव ने अपने मेन चैनल पे वीडियो डाला है। ये कोई रोस्ट वीडियो तो नहीं है, बट फैक्ट्स का वीडियो है, तो हम करेंगे उस पे रिएक्ट। तो चलिए फिर। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेफिक्र। मैं तुषार आप सबके लिए लेके आऊँ रिएक्शन। ये रिएक्शन कोई ट्रेलर का नहीं, कोई वीडियो का नहीं, कोई रोस्ट का नहीं है। ये रिएक्शन है एलविश यादव ने जो फैक्ट्स कहे हैं, क्या हिंदू आखिर सेफ है या नहीं, तो उस पे करेंगे हम रिएक्ट। और हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो ज्यादा कुछ इस पर रिएक्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि हम डिस्कशन ही करेंगे। तो देखते हैं क्या वीडियो उन्होंने बनाया है, और करते हैं उस पर रिएक्ट और डिस्कशन। आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आइए फिर वीडियो साथ में देखें। आइए। राम राम भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय मेन चैनल। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एलविश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एलविश भाई तो रिटायर हो गया, एलविश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, देखो, वी आर बैक। और इस बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग वापस आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें दो चीज़ें बहुत खास है। पहला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि अब बिल्कुल गायब हो चुका है। एक्चुअली ये बात सही है कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो भी वीडियोस थे, जो भी फैक्ट्स के बारे में बोलने जा रहे हैं, वो कुछ दिन चला, उसके बाद ये मुद्दे मतलब कुछ और ही मुद्दे चल रहे हैं अब। तो सही है, फिर से जग रहा है मुद्दा। जगना चाहिए मुद्दा। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी घटना होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, मेला लग जाता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, कभी कैंडल्स लेके, कभी प्रोटेस्ट करते हैं। बट थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिल्कुल चीज़ें गायब हो जाती हैं, जैसे वो चीज़ें कभी हुई ना हो। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रहा है। अब सेम सीन बांग्लादेशी हिंदूज और कोलकाता केस जो हुआ, अब कहीं पे भी आप नहीं सुनोगे, ना कोई अपडेट इनकी सुनोगे, ना कोई लोगों के मुंह से कोई बात होती सुनोगे। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे एलविश भाई आप इतनी लेट क्यों इस टॉपिक पे वीडियो निकाल रहे हो। मैं इसी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत है। सही बात है, सही बात है। तो इसी चीज़ को दोबारा से लोगों के सामने रखने मैं लेके आ चुका हूँ ये वाली वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई ये तो चलो मैंने नई वीडियो निकाल दी कि भाई लोग भूल गए, दोबारा से चलो इसको थोड़ा गर्म कर दिया टॉपिक को। बट हमें चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि भूलने से उनका रिजल्ट अलग हो जाता है। आप किसी भी टॉपिक के लिए आक्रोश दिखाओगे, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे रियल लाइफ में, तो उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पेशेंट होके उस चीज़ को याद रखोगे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने माध्यम से ये सीरियस टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये वीडियो है, मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और आप लोग मेरी बात समझो। तो और मेरा भी रिएक्शन करने का यही मुद्दा था कि अगर जो मेरे को भी देखते हैं वो भी ये वीडियो देखे और उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो यही है मेरा भी मुद्दा। भाई स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रंजिश अपनी जगह है, पर्सनल आइडियोलॉजी अपनी जगह है। आप किसी भी दल के विरोधी या समर्थक हो सकते हो, मगर जब बात अपने देश की आए तो सबसे पहला धर्म है देश के साथ खड़ा होना। पार्टी सही देखो बात। आपकी कोई भी हो सकती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जो मर्जी हो, देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उस पर हमारे देश के ही ओपोजिशन वाले नेता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसी तरीके का तख्ता पलट करने की सोच भारत में भी कुछ लोग रखते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाने में लग रखे हैं। समझ रहे हो, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालत बिगड़ी हुई है उसी तरीके से भारत में भी हालत बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है। सारी चीजें तुम्हें वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक देखना। और इन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ गुजरी हुई तारीखों के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 2024, ये वही तारीख है जब बांग्लादेश धधक रहा था, सड़क पे चिंगारियां जल रही थी, आरक्षण की सुलग रही आग में कट्टरपंथी का पेट्रोल डाला जा चुका था और देखते ही देखते जमहूरी हुकूमत घुटनों पे आ चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे कुल्हाड़ी चल रही थी, हर तरफ आग लगी थी, कहीं गाड़ी तोड़ रहे थे तो कहीं बस फूक रहे थे, प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोग घुस गए थे। आप मानोगे नहीं, पीएम शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स तक लूट रहे थे।
आपने फोटो देखी होगी वो ऐसे वाली, मैं बोल भी नहीं सकता उस फोटो के बारे में ज्यादा। इससे कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना, जो जीते जागते और हरे भरे देश की प्रधानमंत्री थी, वो अपने ही देश छोड़ के भागने को मजबूर हो गई। After the Prime Minister, Sheikh Hasina, surprised the country by resigning today and fleeing to India. क्योंकि अगर वो देश ना छोड़ती तो मेरे हिसाब से उनकी मौत तय थी। शेख हसीना ने जब देश छोड़ने की सोची तो सबसे सेफ उनको हमारा देश भारत लगा। ये बात अलग है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार भारत से कह रही थी कि शेख हसीना को हमें सौंप दो ताकि हम उन पे केस चला सकें, लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक पड़ोसी वाला नहीं है, बल्कि भारत का जुड़ाव इसलिए भी है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में हमारे सैनिकों का बलिदान भी शामिल है। दोनों देश 4009 किलोमीटर की सीमाएं शेयर करते हैं, इसलिए बांग्लादेश में परेशानी होने से भारत का परेशान होना लाजमी था। पर हैरानी इस बात से होती है कि हमारे देश का जो ऑपोजिशन है वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है और बांग्लादेश के बहाने सरकार पे निशाना साध रहा है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन कह रहा है कि बांग्लादेश में तानाशाही का अंत हुआ है, और ये भी कह रहा है कि जो भी तानाशाही दिखाएगा उसका भाई साहब यही हाल होगा। सीधी भाषा में तुम्हें बताऊं, तुम्हें अगर ये चीज़ें ना समझ में आ रही हो, कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनको भी ऐसे ही सत्ता से हटाया जाएगा। ओपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि बांग्लादेश की युवा क्रांतिकारी की जीत हुई है और इनसे जो टकराएगा उनका हाल शेख हसीना जैसा ही होगा, मगर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तुम्हारा भाई बताएगा। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जीत हुई है। सच्चाई ये है कि चुनी हुई सरकार हारी और आतंकवादी जीते। सच्चाई ये है कि एक देश हारा और आतंक की जीत हुई। कहते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो अपना घर बचा लो, क्योंकि भाई साहब अपने घर में भी आग लग सकती है। तो जैसे ही बांग्लादेश जल रहा था उसकी गर्मी हमारे भारत में भी महसूस हो रही थी, मगर हमारे देश का ऑपोजिशन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये संकट कितना बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले ही ऑपोजिशन पार्टी शेख हसीना को इंडिया का एजेंट बता रही थी, और ये बोला जा रहा था कि अपनी सरकार बचाने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत को बेच दिया। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन बार बार बोलता है कि सरकार संविधान को खत्म कर देगी, ठीक उसी तरीके का माहौल बांग्लादेश में भी था। जैसे हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन बार बार कहता है कि सरकार दलितों आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देगी, ठीक वैसे ही वहां भी आरक्षण की आग लगी थी। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि मोदी सरकार युवा विरोधी है, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना की सरकार को भी युवा विरोधी बताया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट से आंदोलन कराने की साजिश रची जाती थी, वैसे ही वहां पे भी स्टूडेंट्स को ही मोहरा बनाया गया। पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश को अनस्टेबल करके भारत में भी सेम हालत बिगाड़ना चाहते थे। शेख हसीना के चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, यही बात पाकिस्तान को चुभ रही थी, तो उसने साजिश रख के बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका बनाई। हैरानी तो मैं इस बात की मानता हूं कि जो हमारे देश में सेक्युलर होने का वो करते हैं ना, हम तो भैया बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं, ढोल पीटते हैं, जो वो रेडिकल इस्लामिस्ट का साइड ले रहे थे। पिछले 2 सालों में ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहुट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में बड़े लेवल पे इस्लामिक विचारधारा पनपी। पिछले 3 सालों में हर स्टूडेंट इलेक्शन में इनकी जीत हुई और इन्होंने बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह इंडिया आउट अभियान चलाया। इन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा गलत गलत बोला और घरेलू राजनीति में अपनी सिचुएशन को मजबूत करने के लिए बीएनपी ने हमेशा भारत के लिए जहर ही उगला है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, उसके लोग स्टूडेंट्स की फेक डीपी लगा के स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाते थे और आंदोलन को बड़ा करने में कामयाब भी हो गए। अब जो जमाते इस्लाम की सरकार है उसके रिश्ते आईएसआई जो पाकिस्तान की है उससे बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तो इन बातों से इतना तो क्लियर हो गया कि भैया कौन किसकी साइड है और कौन किसके अगेंस्ट। हमारा ओपोजिशन इतना अंधा हो चुका है कि जो भी पीएम मोदी का विरोध कर रहा है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो बात हमारे देश के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो। हमारे देश का किसान हमारी आन बान और शान है, सरकार भी यही मानती है, इसलिए सरकार किसानों के लिए सारी योजनाएं भी चला रही हैं। पर किसान भाइयों ने अपने हित के लिए आंदोलन किया, जो कि ठीक भी था। देखो मैं ही नहीं कह रहा, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, मैं ही नहीं कह रहा वो खराब था, ये भी था। मैं आप पूरी चीजें सुनना मैं जो बताने वाला हूँ। और देखते ही देखते किसान आंदोलन को बाहरी शक्तियों ने हाईजैक कर लिया, बाहर से फंडिंग होने लग गई और किसान आंदोलन ने देश विरोधी आंदोलन की शक्ल ले ली। आपको याद होगा कि कैसे हमारे जो देश की शान है लाल किला, उस पर किन लोगों ने कौन सा झंडा लहराया।
ये सीधा सीधा इशारा है उन लोगों की तरफ जो भारत में सरकार को अनस्टेबल करना चाहते हैं और किसानों की आड़ में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने फैलाई भी देखो अल्टीमेटली। और ये कोई पहली बार नहीं हो रखा कि भाई ये आंदोलन हो गया वो हो गया। इससे पहले भी सीएए और एनआरसी को लेके महीनों तक चला आंदोलन, आपको याद ही होगा। और उसके अंदर जो हमारे उमर खालिद जैसे लोगों की लॉबी ने जम के तमाशे करे शाहीन बाग के अंदर, वो भी आप लोगों को याद होगा। नफरत की आग लगाई है, हम प्यार की शमा जलाएंगे, हम जोर जोर चिल्लाएंगे, एनआरसी नहीं कराएंगे। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आज़ादी, ये आपने बहुत सारे सुने होंगे, नारे लग रहे हैं भैया वहाँ पे आज़ादी चल रही है, ये चल रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जो हमारा ओपोजिशन है वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है। ये लोग ये नहीं सोचते कि पीएम मोदी का विरोध करते करते हमारे देश का विरोध हो रहा है भाई। ये लोग हमारे देश का विरोध करने पे उतर आए हैं। बांग्लादेश से हमेशा रोहिंग्या घुसपैठ, सुना होगा आपने न्यूज़ में, रोहिंग्या उधर मिल गया उधर मिल गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक चलाने के चक्कर में इस मुद्दे को हमेशा टालती आई है, मगर उनकी वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान के लिए कितना खतरा लाती है ये भाई वो बिल्कुल नहीं सोचती। आपने बहुत बार सुना होगा ओपोजिशन को ये कहते हुए कि हमारे देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। बेशक पीएम मोदी जी कहते हैं कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सब बराबर है मेरे लिए, मगर ओपोजिशन हमेशा नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है कि मोदी जी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। लेकिन गजब की बात बताऊं तुम्हें क्या है, हमारा ओपोजिशन तब बिल्कुल चुप हो जाता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता जब बांग्लादेश में मंदिरों में आग लगाई जाती है। इनका मुंह नहीं खुलता जब हिंदू बच्चियों का बलात्कार होता है। इनका मुंह नहीं खुलता जब बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पे करीब 200 अटैक हुए, किसी का घर जला, कई मंदिर टूटे, कई मंदिर लूटे गए, कई पुजारियों की हत्या हुई। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया ये सब झूठ है, वहाँ पे तो सब लोग वो कर रहे थे, चेन बना रखी थी, तो देखो उनके मुंह पे तमाचा तब पड़ता है जो उनकी अभी वाली सरकार है ना, उन्होंने भी कबूल किया है कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। 16 करोड़ 51 लाख वाली पॉपुलेशन वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या भैया घटती जा रही है। आप डेटा उठा के देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि देश में ओपोजिशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ भैया, बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मजबूत होनी चाहिए। पर बात कम से कम देश के हित की तो कर लो यार। ये थोड़ी ना कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तुम देश में ही आग लगा दो। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। शहर बदल जाते हैं, अपराध का तरीका बदल जाता है, आरोपी भी बदल जाते हैं, मगर बदलता नहीं तो महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध। 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश जानता है और पूरा देश सड़क पे उतरा था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जाना चाहिए और कानून सख्त किए जाने चाहिए। कानून सख्त भी हुए मगर अपराध कम नहीं हुए। ऐसे ही सेम एक अपराध, सेम तो नहीं बोलूँगा मैं, पर ऐसा ही एक अपराध कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी हुआ, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। बहुत गलत हुआ है। देखो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि कैसे उस महिला डॉक्टर के साथ कितना दुष्कर्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा अपराध हो गया और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको एकदम नॉर्मल घटना मान के जल्दी से जल्दी केस को ख़त्म करने की कोशिश करी। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने डॉक्टर के घर वालों को बताया कि आपकी लड़की ने करा है, और ये सारी चीज़ें भैया आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, कभी तुम्हें लग रहा हो। FIR देर से लिखी गई, जल्दी जल्दी में लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बवाल बढ़ा तो पश्चिम बंगाल की पुलिस की कलाई खुल गई और समझ में आ गया कि पुलिस का रवैया कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदार था। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जिसने कबूल कर लिया कि भैया मैंने सब कुछ किया है, मेरे को पकड़ लो। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को संजय रॉय नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया है 12 अगस्त को। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे अलग ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो 4 पेज की जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें यह बताया गया है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पे गहरा घाव था, चीख दबाने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया, पीड़िता के सर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वो चिल्ला ना सके। सवाल यह है कि क्या लेडी डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ था? क्या डॉक्टर की हत्या में कोई और भी शामिल था? क्या वारदात के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश करी गई? क्या जानबूझ के FIR लेट दर्ज करी? क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची? मेन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर ममता सरकार का कोई आजू बाजू का है जिसको वो बचाना चाहते हैं।
ये सच आज नहीं तो कल देखो भैया सामने आ जाएगा, क्योंकि इस केस में अब सीबीआई आ चुकी है। आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। दूसरा चैलेंज जो सबसे ज्यादा बड़ा है सीबीआई के लिए, वो है सबूत जुटाना। डॉक्टरों का कहना है कि घटना जहां पे हुई है उसको सील ही नहीं किया गया, उस जगह को सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां पे सीसीटीवी भी नहीं था। ऐसे में सीबीआई के लिए भैया सबूत जुटाना तो देखो बहुत मुश्किल हो गया। ममता सरकार ने नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया है, जिसको गलतफहमी हो कि भैया ममता बनर्जी ने सौंपा है। जितनी कहानी मैंने अभी आप तक बताई है, उसके एनालिसिस से ये है कि बंगाल सरकार ने इस केस में लापरवाही बरती है। और मेन चीज बताऊं तुम्हें, किसी भी बीजेपी रूल स्टेट में अगर महिलाओं के साथ अपराध होता है, देखो वो भी गलत है, पर पूरा ओपोजिशन सर पे चढ़ जाता है, आसमान उठा लेता है सर पे कि भैया यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, इनकी लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। मगर बंगाल के मामले में सब चुप हैं। टीएमसी में 11 महिला एमपी हैं, मगर सब की सब चुप भी नहीं निकल रही। एक साइड आपने देखा होगा जया बच्चन जी इतनी फेमिनिस्ट बनती हैं कि ओ भैया मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम कैसे जोड़ दिया, लड़ती झगड़ती रहती है, मेरा जया बच्चन ही नाम लिया करो। जया बच्चन इतनी बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, लेकिन बंगाल में इतना बड़ा अपराध हुआ, उनके मुंह से चूप तक नहीं निकली। बताओ क्यों नहीं निकली? देखो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, एक पिता कब तक बेचैन रहे कि उनकी बेटी घर वापस सेफली आएगी या नहीं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से साल 2020 में 28,000 दर्ज हुए, जबकि महिलाओं के साथ हुए कुल अपराध 3,71,503 थे। ये डेटा 2021 में और बढ़ गया। मेरा मानना यह है कि जैसे यूपी में योगी जी क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना के रखते हैं, बुलडोजर बाबा हमारे सही काम करते हैं। देखो मैं तो इन चीज़ों के साथ हूँ, जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए। तो बाकी स्टेट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते यार? हमारी सरकारों को ये सोचना होगा कि ढलता हुआ सूरज हमारी बहन बेटियों को डराए नहीं, हर अनजान आहट से वो घबराए नहीं, सड़क पे चलते वक्त उनके कदम कांपे नहीं। सरकार को ये सोचना होगा, आज ना तो कल सोचना ही होगा। कहने को और भी बहुत सारी चीजें थी मेरे पास कि मैं 10 चीजें उठा के ले आऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में बस यही 2 मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। हमारे देश में हर मोड़ पे एक नया मुद्दा आपको मिल जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस सरकार का साथ दो, उस सरकार का साथ दो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी चीज करो, जो भी चीज आप सोचो, वो हमारे देश के हित में हो। मेरे बहुत सारे भाई ऑफेंड भी हो जाएंगे, भाई हम तो इस पार्टी से सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को आप ऐसे बोल रहे हो, उस पार्टी को ऐसे बोल रहे हो। नहीं भाई, देखो उन सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी है भैया। ना हम पॉलिटिक्स में घुसते, ना मेरा कोई इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट अपने देश के हित में है। मैं अपने देश के लिए बोलता हूँ। कल को रूलिंग पार्टी गलत बोलेगी, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। कल को अपोजिशन पार्टी कुछ बोलेगी, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। जो चीज़ मेरे देश के हित में होगी, हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लेंगे और अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो मेन चैनल की वीडियो भाई यहीं पे ख़त्म होती है। अगर मैं नहीं कह रहा इसको लाइक करो, जो चीज़ करो, आप इसको शेयर कर देना, मेरे लिए वो काफ़ी होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, उन तक ये बात पहुँचे। और मेरा मानना ये है कि हमारे देश की अगर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारा देश और तरक्की कर पाएगा। और ऐसे देश में रहने का फ़ायदा ही क्या भाई, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ना हो। तो हमारे देश का कानून भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं देखो एक मेल कैटेगरी को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भैया जैसे हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं, ऐसे औरों की बहन बेटियाँ भी हैं। तो सबको इज्जत की नज़रों से देखो, सबको अच्छी नज़रों से देखो। आज के लिए इतना ही भैया, और वीडियो आती रहेंगी मेन चैनल पे। मैं कोई रिटायर नहीं हुआ हूँ, आई एम बैक गाइज, आई एम बैक। मेरे को बताना किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। सो गाइस, काफी डीप था वीडियो और मुद्दे सही थे। और जो कलकत्ता का केस था उस पर भी बोला, सही बात है। क्यों, मतलब क्या क्यों बचा रही है? तो हमें भूलना नहीं है, ये सब चीज हमें लड़ना है। और जो भी कलकत्ता वाली मतलब डॉक्टर के साथ हुआ, उस पर हमें इंसाफ चाहिए। तो जैसा एल्विश ने कहा कि आप लाइक कमेंट का, तो चलो लाइक कमेंट का कोई नहीं, लेकिन ऐसे वीडियोस को आप शेयर जरूर करो। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि जो लेफ्ट लॉबी होंगे, जो अगेंस्ट में होंगे, वो वीडियो निकालेंगे, वो अगेंस्ट में कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये निकालेंगे। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आप इस पे रखो और आप वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।